वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। अब जो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इसका पीरियड होगा, जैसे एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल है वहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 डिटेल दिया रहेगा, ठीक है। इसका पीरियड हो सकता है अलग हो, इसका 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 अलग हो, नो डाउट। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पीरियड इसका होगा वही इसका रहता है, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय द गुड। जो दूरी ट्रेवल करना है गुड्स को, उस पर डिपेंड करता है आपका ई-वे बिल वैलिड कब तक रहेगा एक बार जनरेट होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं, मतलब जो बताया गया है डिस्टेंस, वो है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर द ई-वे बिल विल बी वैलिड फॉर अ डे फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अभी रिलेवेंट डेट क्या है हम लोग आगे जानेंगे। कहने का मतलब, अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड होता है पॉइंट बी पे, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की बीच की दूरी अगर 200 किलोमीटर से कम है, ठीक है, लेस देन, तो उस केस में जो आपका ई-वे बिल वैलिड होगा वो 1 डे के लिए होगा फ्रॉम रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर एवरी 200 किलोमीटर देयर आफ्टर द वैलिडिटी विल बी एडिशनल 1 डे फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। कहने का मतलब, अगर पॉइंट ए से लेके बी तक की दूरी एग्जाम्पल के तौर पे 350 किलोमीटर है, तो इस केस में 200 किलोमीटर का 1 डे हो गया। उसके बाद देयर आफ्टर फॉर एवरी 200 किलोमीटर 1 डे, मतलब 2 डे होगा, ठीक है। अगर 400 किलोमीटर है तो एग्जैक्ट 2 डे, ऐसे भी 2 डे, मतलब 400 से कम भी है पर 200 से ज़्यादा है तो भी 2 डे, ठीक है। फॉर एवरी 200 किलोमीटर देयर आफ्टर, कोई प्रॉब्लम। अब नंबर 1 पे आते हैं, क्या कहता है वो, डिस्टेंस विद इन कंट्री अप टू 200 किलोमीटर 1 डे, ठीक है, एक दिन है। इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। अब ये क्या है, ये कहा गया ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब बड़ा इक्विपमेंट सब, ठीक है, जैसे ये बड़ा इक्विपमेंट है, समझ गए। 1 लेग मतलब उसका कोई भी एक हिस्सा, 1 लेग मतलब एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा कम से कम पानी के जहाज से ट्रांसफर होता हो, उस केस में अलग है, ठीक है, उस केस में कुछ और बोला गया है, तो हम लोग आगे जानेंगे। तो मतलब अदर देन दिस, मैंने अदर देन दिस आपका 1 डे है, अगर आपका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का 200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए या पार्ट देयर ऑफ, मैंने 200 किलोमीटर से कम भी है तो भी उस केस में 1 एडिशनल डे। फॉर एग्जांपल, अगर 650 किलोमीटर है तो पहले 200 के लिए एक हो गया, दूसरे 200 के लिए एक हो गया, तो 2 2 4, तीसरे 200 के लिए एक हो गया, और 50 किलोमीटर के लिए फिर एक हो गया, तो यहाँ 4 डे हो जाएगा। समझ गया, क्या हो जाएगा, 4 डे, कोई दिक्कत। यहां भी ये कहा गया 1 एडिशनल डे इन केस अदर देन, मैंने इसके अलावा, किसके अलावा, ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। समझ गया। अगर अप टू 20 किलोमीटर है, अब ये किसके लिए, ये है मल्टी डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। समझ गए। उस केस में बताया गया 200 नहीं 20 किलोमीटर के लिए 1 डे, क्योंकि बड़ा सामान है, धीरे धीरे मूव, जैसे कि एक आपने अभी न्यूज़ देखा होगा दुबई का है, वहाँ पे बड़े वाले प्लेन को, मतलब हवाई जहाज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 3 हवाई जहाज को कहीं से कहीं ले रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी उन्होंने बनाया है। वो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो हुआ आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है, बड़ा सामान, समझ गए। मतलब उस वो सामान मुश्किल से, वो जो गाड़ी है 10 या 12 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है, मैंने बहुत ज़्यादा हुआ तो धीरे धीरे लगभग लगता है साल भर का समय लिया है यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है, वो दूरी कवर करने में, जहाँ जाना था रेस्टोरेंट खोलना था हवाई जहाज में, ठीक है, पुराना हवाई जहाज था, तो वही चीज़ हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग
ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट, मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग टुकड़ों में जो हो जाता है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग, जिसमें से कम एक लेग जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांसपोर्ट बाय शिप। ठीक है, तो उस केस में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, उसके बाद हर 20 किलोमीटर के लिए या उसके पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, कहने का मतलब अगर 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है मल्टी डायमेंशनल केस में, तो उस केस में आपको 20 एक दिन हो गया, दूसरे 20 के लिए एक दिन हो गया, तीसरे 20 के लिए एक दिन हो गया, और चौथे 20 के लिए एक दिन हो गया, मतलब 4 डे। समझ में आ गया? तो 20 किलोमीटर है। अब ये जो एक दिन है जो जोड़ रहे हैं हम लोग, ये कब से जोड़ेंगे? रिलेवेंट डेट। अभी रिलेवेंट डेट क्या है इसको हम लोग जानते हैं। रिलेवेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक दिन मिलेगा ई वे बिल जनरेट होने के बाद, रिलेवेंट डेट से एक दिन। ठीक है, दूसरा आपको ये पता चल गया कि मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो 200 नहीं 20 किलोमीटर ही के लिए एक दिन होगा। अब रिलेवेंट डेट पे आते हैं। रिलेवेंट डेट मीन्स द डेट ऑन विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड, वो दिन जिस दिन ई वे बिल जनरेट हुआ। ठीक है, and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, कंफ्यूज क्या हुएंगे? कहा आपको डेट ऑन विच ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड, तो मान लेते हैं आज जनरेट हुआ। ठीक है, टुडे आज जनरेट हुआ। ठीक है, अभी बज रहा है 5:40 पे जनरेट हुआ, 37 हो रहा है और 5:40 पे जनरेट हुआ। ठीक, तो इसका वैलिडिटी क्या होगा? तो कहा गया द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड, मतलब यहां से काउंट होगा, यही वो टाइम है जो जनरेट हुआ ई-वे बिल, तो यहां से काउंट होगा। एंड ईच डे शैल बी काउंटेड एज द पीरियड एक्सपायरिंग एट द मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द, तो जनरेट कब हुआ था? ई-वे बिल जनरेट यहां हुआ। ठीक है, each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। तो इसके बाद कौन सा डे आएगा? टुमारो। ठीक है, at midnight of day immediately following the date of generation of e-way bill, तो tomorrow at midnight। समझ में आया? ये आपका होगा वैलिडिटी पीरियड। आगे एग्जाम्पल आएगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? This can be explained by following examples। Suppose an e-way bill is generated at 0004 hours। कहने का मतलब आज की रात है, लेकिन वो कल का दिन हो चुका है। ठीक है, 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, तो वो नेक्स्ट डे इशू हुआ 004 आवर पे। ठीक है, 14 मार्च के। देन फर्स्ट डे वुड बी एंड ऑन 12 मिडनाइट ऑफ 1516। सेकेंड डे विल बी एंड ऑन 12 मिडनाइट ऑफ 1617। समझ गए? कोई दिक्कत? 14 मार्च को इस टाइम इशू हुआ। ठीक है, तो ई-वे बिल अगला दिन जो होगा, ठीक है, 15-16 मार्च को आपका फर्स्ट डे कहलाएगा। कोई दिक्कत? 15-16 मार्च मिडनाइट कहने का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे, बोला जिस दिन जनरेट हुआ। जनरेट कब हुआ? जनरेट 14 मार्च को हुआ, तो इसको डेट कौन फॉलो करेगा? 15 तारीख, 15 तारीख के मिडनाइट, तो 15 का मिडनाइट 16 का ही मिडनाइट है ना। 16 का 0.01 सेकेंड होगा, ठीक है, वो 15 का मिडनाइट भी है, 16 का मिडनाइट भी है। जैसे 0.01 सेकेंड होगा वो 16 का फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, मिडनाइट खत्म। वो सेकेंड डे क्या हो जाएगा? 16-17 मिडनाइट। समझ में आया?
सपोज एन ई-वे बिल जनरेटेड एट 23:58 आवर। अब ये 14 मार्च को जनरेट कर लिया 23:58 में, ठीक है, 14 मार्च के 23:58 में, मतलब यहाँ से पूरे 24 घंटा बाद है ये, ठीक है। अगर 14 मार्च को 23:58 में, 14 मार्च की रात को 23:58 में आपने बिल इशू कर लिया, तो बिल इशू 14 मार्च को ही हो गया ना। यहाँ से क्या कहा गया था आपको, नेक्स्ट फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे क्या है, 15/16 का मिडनाइट, है समझ में। सेकेंड डे विल बी एंड ऑन 12 मिडनाइट ऑफ 16/17, इसलिए ये सेम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 14 मार्च को ही एक उसके जो इनिशियल आवर है, जब 14 मार्च शुरू हुआ उस टाइम बिल ई-वे बिल इशू किया गया। दूसरे वाले केस में जब 14 मार्च खत्म होने वाला था उस टाइम इशू किया गया ई-वे बिल, जनरेट किया गया, इशू नहीं जनरेट किया गया, नहीं समझे। पहले वाले केस में जब 14 मार्च का स्टार्ट हुआ, 14 मार्च के का जब पहला सेकंड में चौथा सेकंड था, 0.04 सेकंड ही हुआ था, तब इशू हुआ। और दूसरे वाले केस में भी 14 मार्च के ही जब खत्म होने वाला, 14 मार्च जब खत्म होने वाला था उस टाइम इशू हुआ, इसलिए 15/16, 15/16 अथवा 17 सेम आंसर है दोनों केस में। क्यों, क्योंकि ऊपर आपको बताया था वो मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, ठीक है। जिस दिन ई-वे बिल जनरेट हुआ उसके नेक्स्ट डे के मिडनाइट तक आपका ई-वे बिल एक दिन माना जाएगा, ठीक है। अगर 200 किलोमीटर का है तो उसका वैलिडिटी वहीं तक होगा, ठीक है। अगर 400 किलोमीटर का है तो नेक्स्ट डे 16/17 को जो था, 16/17 को जो था वो माना जाएगा वैलिडिटी पीरियड आपका। तो अब क्लियर है आपको क्यों दोनों केस में आंसर सेम दिया गया, कि बिल का फर्स्ट डे होगा 12 मिडनाइट 15/16, सेकेंड डे होगा 12 मिडनाइट 16/17। सिंपल रीजन, क्योंकि 14 मार्च को ही इशू जनरेट हुआ, तो हमको मालूम है अगर 14 मार्च को जनरेट हुआ तो उसका नेक्स्ट डे का जो मिडनाइट होगा तब तक बिल वैलिड रहेगा। इससे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो वो लोग रात का समय यूज़ करते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे। ऐसे में क्या होता है कि उसको 2 दिन मिल जाता है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, अगर 200 किलोमीटर से कम है फिर भी, समझ में आया। अब जो भी 23:58 में इशू किया, इसके केस में अगर 200 किलोमीटर से कम है दूरी तो इसके पास तो बस एक दिन है, 24 आवर है। पर वही पहले वाले केस में 48 आवर है आपके पास ट्रांसपोर्ट करने का। आया समझ में कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। The validity of e-way bill start when first entry is made in part B, i.e. vehicle entry is made first time in case of road transportation, or first transport document number entry in case of rail airship transportation, whichever is the first entry. It will be noted that validity is not recalculated for subsequent entry in part B. ठीक है, एक बार आपने पार्ट भी भर दिया, काम खत्म। आप उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी और ट्रांसपोर्टर दिया तो भी व्हीकल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका ये नहीं है कि रीजनरेट होगा, वही ई-वे बिल है, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड वो जो था वही रहेगा, समझ गए। अ कंसाइनर हैंड ओवर इज गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को दिया ट्रांसपोर्टर को। हाउएवर द असाइंड ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन मंडे, पर मंडे को मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल स्टार्ट ओनली आई विल टेल इन पार्ट बी, जब पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भर देगा तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा वैलिडिटी पीरियड। इन द गिवन सिचुएशन कंसाइनर कैन फिल रिटेल इन पार्ट ए ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को आप भर के हैंड ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर अपना मंडे को जैसे ही मूवमेंट के लिए तैयार होगा गुड्स, पार्ट बी भरेगा, इशू करेगा और ई-वे बिल अपने साथ लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। A registered person has to transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 500 km in a normal cargo. In given case, valid period क्या होगा, 3 दिन होगा, पर ये 4 दिन भी हो सकता है। कैसे, इसी वाला केस में अगर आपने 4 दिन कैसे कर सकते हैं, अगर आप एकदम फर्स्ट आवर में इशू करते हैं बिल को, तो उस केस में क्या है कि जो वन डे जो काउंट होगा वो कब काउंट होगा, अगर ई-वे बिल आज जनरेट किया तो वन डे जो काउंट होगा वो आज का दिन को एक्सक्लूड करके जब वो कल का रात आएगा तब होगा। तो अगर मैं आज का मान ले, आज जैसे कि आज है 23 नवंबर, तो 23 नवंबर को तो हम इशू नहीं करेंगे, 24 नवंबर को
1 बजे इशू करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 24 नवंबर को 1 बजे इशू करेंगे तो 24 से लेके पूरा 25 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे कब होगा, जब 25-26 का मिडनाइट होगा, और 25-26 का मिडनाइट कब होगा, जब 24 खत्म होगा तो 25 चालू होगा, 25 जब रात खत्म होगी, 25 की जब रात आएगी 12 बजे, तब ना 25 और 26 का मिडनाइट होगा। नहीं समझे? देखिए, अगर मैंने कल 24 तारीख के रात के 1 बजे ई वे बिल जनरेट किया, ठीक है, तब ये क्लॉक चलेगा। अब जब ये 12 बजेगा तो ये आपका क्या होगा, 24, 25, मैं जैसे ही क्लॉक ऐसे होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये 25 पूरा घूम जाएगा तब ना आएगा 25, 26, समझ गए? तो आपने बिल कब इशू किया था, 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को इशू किया रात के 1 बजे, तो 24-25 का मिडनाइट को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि वो तो काउंट होता नहीं है वन डे के लिए, वन डे कब काउंट होता है, नेक्स्ट डे। तो 24-25 का मिडनाइट का एक दिन हो गया, और फिर 25-26 का मिडनाइट जो सेकेंड डे आपका होगा वो आपका काउंट होगा वन डे, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड में वन डे काउंट होगा, समझ गए? ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या है, बोला मीन्स अ कार्गो कैरिड एज सिंगल, वही जो आपको बताया ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो आपको बताया ना दुबई में जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, वो लोग बड़ा सा ट्रेलर पे एयरक्राफ्ट को लाद लिया है और धीरे धीरे हल्के हल्के धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ में आ गया? तो ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, ठीक है, क्या वैलिडिटी पीरियड बढ़ाया जा सकता है? तो कहा गया कि वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल एक्सपायर, द गुड आर नॉट सपोज टू बी मूव, तो उसके इसमें गुड को मूव नहीं करना है। In general, the validity of e-way bill cannot be extended. However, the validity of e-way bill can be extended in following case. But e-way bill validity extend हो सकता है इन केसेस में, किन केसेस में? Extension by commissioner for certain categories of good. Commissioner may on the recommendation of council by notification extend the validity period of e-way bill for certain category of good. कुछ category of good जो specify करेगा उसके लिए validity period हो सकता है 3 दिनों 4 दिनों, ठीक है, उसी टाइम उसी डिस्टेंस के लिए, 200 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के केस में भी एक्सटेंड हो सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर including transshipment, the good cannot be transported within the validity period of e-way bill. The transporter may extend the validity period after updating a detail in part B if required. Thus, the transporter who is carrying the consignment as per the e-way bill system at the time of expiry of validity period can extend the validity period. Such transporter can extend the validity of e-way bill if the consignment is not being reached the destination. अब सब बात है, जब रीच नहीं होगा तभी एक्सटेंड करने का जरूरत पड़ेगा, जब सामान पहुंच ही जाएगा तब क्या जरूरत पड़ेगा? Within the validity period due to exceptional circumstances like natural calamity, भूकंप आ गया, ठीक है, 144 लागू हो गया धारा, ठीक, कर्फ्यू लग गया, या ट्रांसशिपमेंट डिले हो गया, या एक्सीडेंट हो गया। अब इस केस में कैसे पहुंचेगा, जब बंदा बचे तो ना पहुंचे, पहले आदमी बचेगा तब ना सामान पहुंचेगा, जब आदमी नहीं बचेगा सामान कैसे पहुंचेगा? तो पहले आदमी को बचाना है। तो उस केस में अगर ट्रांसपोर्टर चाहे, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, एग्जिस्ट करता है, मैंने भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, धारा 144 लागू हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी गाड़ी आएगी तो ना सामान ले जाएगी, तो उस केस में वो पार्ट बी को अपडेट करके, पर उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, क्या रीजन है, क्यों आप एक्सटेंशन चाहते हैं, क्यों एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी, ठीक है, समझ में आ गया? एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल, ठीक है। Retail of e-way bill generated shall be made available to supplier if registered with information part B। अब बताइए, सप्लायर को अवेलेबल कब होगा? जब खुद भरेगा तब थोड़े होगा, कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर और रिसिपिएंट जब भरेगा तो सप्लायर को अवेलेबल होगा, समझ गए? रिसिपिएंट को अवेलेबल कब होगा? जब सप्लायर और ट्रांसपोर्टर भरेगा, रिसिपिएंट को अवेलेबल होगा, ठीक है।
On the common portal, and supplier recipient, as the case may be, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill. तो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपके नाम से कोई सामान भेज रहा है, ठीक है, या आपके नाम से कोई सामान लेके जा रहा है। अब ई-वे बिल जनरेट होते ही मेरा GSTR1 अपडेट हो जाएगा। अब कोई इंसान अपने मन मर्जी से मेरे नाम पे ई-वे बिल काट दे, मेरा GSTR1 अपडेट हो गया, अब मुझे GSTR3 में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसे काम थोड़ा चलेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है, ई-वे बिल को। अगर आप एक्सेप्ट करने का एक टाइम बाउंड है, आगे आएगा, एक टाइम लिमिट है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डीम्ड एक्सेप्ट मान लेगा, ठीक है, मतलब रिजेक्ट नहीं करते हैं तो उल्टा बोला, रिजेक्ट नहीं करते हैं तो डीम्ड एक्सेप्ट मान लेगा उस टाइम पीरियड में। तो वही चीज़ है, सप्लायर को अवेलेबल कराया जाएगा अगर रिसिपेंट फाइल कर रहा है, ठीक है, पार्ट ए या ट्रांसपोर्टर। रिसिपेंट को अवेलेबल कराया जाएगा डिटेल अगर पार्ट ए फाइल कर रहा है, सप्लायर या ट्रांसपोर्टर, ठीक है। In case the person to whom the information in part A is made available does not communicate his acceptance, अपना acceptance rejection नहीं दिया specified time में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने accept कर लिया। वो टाइम लिमिट क्या है, 72 घंटा, ठीक है, 72 घंटा of the detail being made available to him on the common portal और the time of delivery of good, जो earlier of सामान तुम्हारे पास पहुंच गया, तब क्या मतलब है, ठीक है, या तो सामान पहले पहुंच जाए या 72 घंटा पहले हो जाए, ठीक है। अगर इस समय में तुमने नहीं बोला, रिजेक्ट नहीं किया, तो डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, समझ गए। ई-वे बिल अगर एक स्टेट में जनरेट हुआ है, दूसरे स्टेट में भी वैलिड होगा, नो प्रॉब्लम। आप उसी एक ई-वे बिल को लेकर के, मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी और एमपी से होते हुए राजस्थान या जो भी है, ठीक है, उसी सिंगल ई-वे बिल के थ्रू ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर गुड्स का डेस्टिनेशन बाय द वे राजस्थान है, ठीक है, दिल्ली से। आपको हर स्टेट में जाके नया नया ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है, कोई दिक्कत। पॉइंट टू बी रिमेंबर है, पढ़ लीजिएगा। अब ई-वे बिल नहीं जनरेट करना है, वो कुछ गुड्स के केस में नोटिफाई किया गया है, वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। एनीथिंग एक्सप्लेन्ड अबव, नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर द वन, और इनमें से कोई गुड्स है, क्या है लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है, पोस्टल बैगेज है, नेचुरल कंजन, देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। दूसरा, अगर गुड ट्रांसपोर्ट होता है नॉन मोटराइज कन्वेंस, मतलब ठेला गाड़ी। ऑब्वियस सा बात है, आप एसी खरीदने जाते हैं तो आपको दुकानदार ई-वे बिल नहीं जनरेट करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ठेले पे आप एसी लेके जाते हैं या फ्रिज लेके जाते हैं, तो नॉन मोटराइज कन्वेंस मतलब ठेला गाड़ी, समझ गए। Where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot or a container freight station for clearance by custom. कस्टम वाले केस में सामान डॉक आके लगा, सामान उतरा, सामान वहाँ रहेगा नहीं, वहाँ से वेयर हाउस जाएगा, ऑब्वियस बात है, या फिर क्लियरेंस के लिए कस्टम के पास जाएगा, तो उस केस में भी ई-वे बिल का जरूरत नहीं है। In respect of movement of good within such area as are notified under Rule 138(14)D, कुछ एरिया है इंडिया के अंदर जो बोला गया है कि उस एरिया के अंदर अगर मूवमेंट होता है गुड्स का, तो उसके लिए आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए। Where the goods being transported are exempt from tax, अगर exempted गुड है तो उस केस में भी ई-वे बिल नहीं चाहिए। Where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, अब ये जो पांचों चीज लिखा हुआ है ये तो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ठीक है। तो जीएसटी के एम्बिट से बाहर तो खाली ये है, ये जीएसटी में कभी भविष्य में आ भी सकते हैं, पर ये टोटली बाहर है। एमसीक्यू आता है कि क्या जीएसटी से बाहर है, सबसे जीएसटी के एम्बिट से बाहर खाली ये है, ये सब जीएसटी के अंदर है, बस अभी के लिए कवर नहीं किया गया है, तो इस केस में भी ये बिल नहीं चाहिए। अगर शेड्यूल 3 का है तो उस केस में भी आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लायर्स के केस में आपको ई-वे बिल नहीं चाहिए, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो, चाहे वो नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी हो, तो या चाहे वो शेड्यूल 3 हो, neither supply neither supply of goods supply of goods nor a supply of service, ठीक है। Where goods are being transported under custom bond from an inland container depot or a container freight station to a custom port, airport, air cargo, ये तो अभी हमने देखा था, ठीक है, अंडर कस्टम प्रोविजन और अंडर कस्टम सील। Where the goods being transported are transit cargo from
और टू नेपाल और भूटान। अगर नेपाल और भूटान जा रहा है ट्रांजिट कार्गो में तो उस केस में भी जरूरत नहीं है। वेयर द गुड ट्रांसपोर्ट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड नोटिफिकेशन, वो कैंटीन का है कुछ। सप्लाई ऑफ गुड बाय द CSD टू द यूनिट रन कैंटीन ऑथराइज कस्टम एंड सप्लाई टू यूनिट रन कैंटीन। मैंने क्वेश्चन बेसिकली सबसे आता नहीं है बट रीड कर लीजिएगा। Any movement of goods caused by defense formation in the Ministry of Defense where the consigner of good is the central government, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंसाइनर तो उस केस में तो ऑब्वियस सा बात है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में भी ये बिल नहीं चाहिए। वेयर इम्पोर्टी कार्गो कंटेनर, अब खाली गाड़ी जा रहा है, अब खाली गाड़ी जाने के लिए ये बिल थोड़ा जाएगा, खाली गाड़ी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Where the goods are being transported up to a distance of 20 km from the place of business of consignor to a way bridge for abatement or for from the bay bridge back to the place of business of the state consignor subject to condition to the movement of good combat delivery चालान। ठीक है, माना कि मूवमेंट अदर देन सप्लाई है और 20 किलोमीटर से कम है तो उस केस में भी एग्जम्प्ट है, मैंने उस केस में भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर इम्पोर्टी सिलेंडर जा रहा है LPG भरने के लिए उसमें, तो वो भी आप में ई-वे बिल नहीं जनरेट करना है। अब जो कन्वेंस चला रहा है ड्राइवर, उसके पास क्या होना चाहिए, ये है। ठीक है, उसके पास क्या चीज होना चाहिए जब वो गाड़ी लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो समझिए। जो पर्सन इंचार्ज है कन्वेंस का, उसके पास इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस नहीं है तो कम से कम बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जैसा एज द केस में भी। अगर ये भी नहीं है, डिलीवरी चालान होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद उसके पास कॉपी ऑफ ई-वे बिल होना चाहिए, इसे तो पता ही है हम लोग को। क्या ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दोनों फॉर्म चलेगा। ठीक है। मैप टू अ RFID, ये RFID क्या है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। ये एक मतलब क्या हार्डवेयर होता है, मतलब बेसिकली एक सिस्टम होता है जो आपके ट्रक में फिक्स किया जाता है, RFID। ठीक है, तो मैप टू RFID बेस्ड ऑन टू अ कन्वेंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या मैप होना चाहिए RFID में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड बाय रेल, एयर और वेसल, इनके केस में कोई जरूरत नहीं है। इन सच मैनर एज नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। Carrying of e-way bill number electronic form implied that a person in charge of conveyance can merely quote the e-way bill number, बस e-way bill number बताएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो, और प्रॉपर टैक्स ऑफिसर जो भी है अपना सिस्टम में डाल के चेक कर लेगा। समझ में आया? However, in case of imported good, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of bill of entry filed by the importer of such good and shall indicate the number and date of the bill of entry in part A of e-way bill। ठीक है, इम्पोर्ट गुड केस में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, समझ गए। इनवाइस रेफरेंस नंबर इन लिeu ऑफ टैक्स इनवाइस, अगर ई इनवाइस इशू हुआ है, ठीक है, द क्विक रिस्पॉन्स कोड हैविंग एन एम्बेडेड IRN इन इट मे बी प्रोड्यूस, तो आप उस केस में QR कोड भी उसको दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा। फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन लिeu ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवाइस, तो टैक्स इनवाइस का फिजिकल कॉपी जैसे QR कोड जैसा स्कैन करिए, आपको डाटा सारा मिल जाएगा अगर IRN जनरेट हुआ है तो। इन सच के द रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट हैव टू अपलोड इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए, अवश्य बात है, अगर IRN जनरेट होता है ना, सब लिंक है, देखिए IRN लिंक है ई-वे बिल से, और IRN लिंक है GST पोर्टल से भी, ठीक है, और ई-वे बिल फिर लिंक है GST पोर्टल से, समझ गए। तो जैसे ही आप IRN में डिटेल भरिएगा ना, ई इनवाइस जनरेट करिएगा, तो अवश्य बात है आपका वो पार्ट ए भर देगा ई-वे बिल का, और वही सेम चीज आपका GST में भरा जाएगा। प्रोपरेटेड बाय कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिटन टू ई इनवॉइस। द कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर अ क्लास ट्रांसपोर्टर टू ऑब्टेन अ यूनिक RFID, कमिश्नर चाहे तो यूनिक RFID बोलने कर सकता है, एंड गेट द सेट डिवाइस एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस एंड मैप द ई-वे बिल टू द RFID प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड। होता क्या है ना, RFID सिग्नल भेजता है, ठीक है, और जो आप कभी आप अगर जाइएगा क्या कहते हैं उसको बैकएंड पे, ठीक है, तो बैकएंड सिस्टम में दिखता है, ठीक है, बैकएंड सिस्टम में जो RFID सिग्नल भेजता है ना, वो दिखता है कि ट्रक किधर जा रहा है, समझे, कौन सा ट्रक किधर जा रहा है। अगर कमिश्नर मतलब उसको कहा है कि ये लगाओ यूनिक RFID, तो उस केस में अगर यूनिक RFID लगाता है तो उसको पता चलता है किधर जा रहा है। ट्रक सिग्नल आओ अपने ई-वे बिल जनरेट किया है बाय द वे जाने के लिए पूना, और ट्रक जा रहा है राजस्थान, तो उसको दिखेगा, RFID सिग्नल भेजता है, समझ गए।
Document in lieu of e-way bill. Where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of conveyance to carry the following document instead of e-way bill. अगर ऐसा सिचुएशन है, अब कैसा है नहीं पता, अगर है तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो पर्सन इंचार्ज को, मैंने कमिश्नर चाहे तो पर्सन इंचार्ज को सिर्फ टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान कैरी करके ही गुड्स को मूव करने दे सकता है विदाउट ई-वे बिल। ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन का रीजन जो है अदर देन सप्लाई होना चाहिए डिलीवरी चलान केस में। वैसा वाला डिलीवरी चलान आप कब इशू करते हैं? डिलीवरी चलान आप तब इशू करते हैं जब मूवमेंट ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई होता है। ठीक है, मूवमेंट सप्लाई के लिए नहीं होता है, और 2-3 केस था, पर सप्लाई के लिए मैंने उसमें सर्टेन गुड्स था जिसके लिए भी आप डिलीवरी चलान इशू कर सकते हैं रेदर देन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। अब ऑब्वियस सा बात है, आपने ई-वे बिल जनरेट किया, आपने इनवॉइस लिया और सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप गाड़ी से मस्त जा रहे थे। ठीक है, पर गवर्नमेंट टेस्ट चेक तो करेगा ना, नहीं समझे? ठीक है, गवर्नमेंट ने एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ऐसा किया कि आप लोग अपना ये सिंप्लीफाई वे में हर स्टेट के बॉर्डर पे खड़ा होकर 4-4 घंटे बर्बाद नहीं करने, आप ये सारे काम करिए और अपना इजीली मूव करिए। लेकिन फिर भी टेस्ट चेक जरूरी है, समझ में आया? तो वही टेस्ट चेक कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। द कमिश्नर और एन ऑफिसर, जिसको एम्पावर किया है कमिश्नर, में ऑथराइज द प्रॉपर ऑफिसर, या तो कमिश्नर या तो वो ऑफिसर जिसको ये पावर कमिश्नर ने दिया है वो प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कि गाड़ी को रोको, इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस और वेरीफाई करो ई-वे बिल फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो फॉर ऑल इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड। ठीक है, The commissioner shall get RFID reader installed at places where the verification of movement of good is required to be carried out, and verification of movement of vehicles shall be done through such device reader where the e-way bill has been mapped with the said invoice। तो RFID reader होता है, RFID आपके कार में लगा हुआ है, यानी कि ट्रक में, और RFID reader एक और डिवाइस होता है जो RFID को रीड करता है। समझ गए? अगर ई-वे बिल मैप है RFID के अंदर तो The physical verification of conveyance shall be carried out by the proper officer as authorized by commissioner or an officer empowered by him in this behalf. However, on receipt of a specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining necessary approval of commissioner or an officer authorized by him. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टैक्स रिविजन होने वाला है, फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है इस केस में, तो आप बस एक कमिश्नर से परमिशन ले करके भी आप कोई भी ऑफिसर, उन्हें हो सकता है ऑथराइज नहीं किया गया उसको ये काम करने के लिए, पर उसको लग रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो बस कमिश्नर से एक ऑथराइजेशन लेगा कि सर मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, आप मुझे ऑथराइज करिए। मैं भले ही वो इंसान नहीं जिसको आपने ऑथराइज किया है इस काम के लिए, पर क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे ऑथराइजेशन चाहिए, तो आप मुझे अभी ऑथराइज कर दीजिए तो मैं चेक कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। समरी रिपोर्ट, अब जब भी गाड़ी रोका चेक किया तो बस क्या है, ऐसे थोड़े कि गाड़ी रोका चेक किया बस वो काम खत्म। अगर गाड़ी रोका चेक किया तो प्रॉपर रिपोर्ट बना के जमा करो। ठीक है, तो समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। वो फॉर्म कौन है? दूसरा फॉर्म है। ठीक है, वो अपना वाला फॉर्म नहीं है, ई-वे बिल वाला, ई-वे बिल वाला फॉर्म नहीं है, दूसरा फॉर्म है। विदिन 24 आवर ऑफ इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर पार्टें भरो और इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर पार्ट भी भरो, मैंने फाइनल सबमिशन दो। समझ में आ गया? हाउएवर वेयर सर्कमस्टांसेस सो वारंट, अगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा है कि नहीं कर पाया वो, ठीक है, और एनी द कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे ऑन सफिशिएंट कॉज shown extend the time for recording the final report in part B of a set form for a further period of not exceeding 3 दिन, मैंने 3 डेज, मैंने 3 दिन तुमको और देगा, मैं 6 दिन, मैक्सिमम 6 दिन प्रॉपर ऑफिसर को मिल सकता है फाइनल रिपोर्ट देने के लिए इंस्पेक्शन का। ठीक है,
अब जो पीरियड ऑफ 24 आवर है और एज द केस में भी 3 डेज शैल बी काउंटेड फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ डेट ऑन विच द व्हीकल वाज इंटरसेप्टेड। अगर गाड़ी मान लेते हैं अभी 6:06 पे पकड़ाया, मेरा चेक किया मतलब इंस्पेक्शन किया, तो आज का रात छोड़ देने का, आज का मिडनाइट खत्म, वहां से 24 आवर माने कि नेक्स्ट डे मेरे पास 24 तारीख के 12 बजे रात तक का समय है अपलोड करने, पार्टे भरने का, और उसके बाद 3 डे है तो इसका मतलब 2 दिन और, ठीक है। तो 24 हो गया, 25 हो गया, 26 के रात के 12 बजे तक मेरे पास समय है पार्ट बी भरने का, ठीक है। मेरे पास मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास। Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place in the state union territory and any other state union territory, no further physical verification of state conveyance shall be carried out again। अब कहा गया क्योंकि हम सुविधा दिए हैं तो अब इसका मतलब ये थोड़े है कि हर बार उसको रोक रोक के चेक करते चले। तो कहा गया कि एक बार अगर चेक हो गया ना किसी स्टेट के अंदर तो दोबारा दूसरे स्टेट में चेक नहीं करने का उसको, ठीक है। अनलेस अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि वहां तो चेक करा लिया, बाद में कुछ और सामान लोड कर लिया है, ठीक है, तुमको पता चल चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो उस केस में आप दोबारा भी चेक कर सकता है वो, ठीक है। The hard copy of the notice order issued by a tax authority may be shown as proof of initiation of action by a tax authority by the transporter registered person to another tax authority as and when required. Only such good and/or conveyance should be detained, confiscated, in respect of which there is a violation of provision of GST Act or the rules there अंदर। कहने का मतलब अगर कुछ गलती किए हो तो तुम्हारा गाड़ी जब्त कर लेगा, काम खत्म, ठीक है। Where a conveyance carrying 25 consignment is intercepted and the person in charge of such conveyance produce valid e-way bill and/or other relevant document in respect of 20 consignment but unable to produce the same with respect to 5 consignment, तो डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन जो होगा सिर्फ वो 5 कंसाइनमेंट के लिए होगा, ना कि पूरे 20 कंसाइनमेंट के 25 कंसाइनमेंट के लिए। बाकी जो 20 कंसाइनमेंट है वो आपका कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। जिसके लिए ई-वे बिल नहीं है वैलिड ई-वे बिल, बस वही गुड्स या, ठीक है। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। अब व्हीकल आपका अगर डिटेन कर लिया तो बताना तो पड़ेगा ना। तो अगर व्हीकल इंटरसेप्ट किया गया और डिटेन कर लिया, इंटरसेप्ट पहले रोका और फिर जब्त कर लिया फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट, अगर 30 मिनट ज़्यादा समय लग चुका है उसमें, तो ट्रांसपोर्टर में अपलोड द स्टेट इन्फॉर्मेशन स्पाइड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल। मतलब 30 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर 30 मिनट से ज़्यादा समय लग गया तो ट्रांसपोर्टर अपलोड कर सकता है कि हमको 30 मिनट ज़्यादा समय लगा दिया ये लोग चेक करने में, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। अब आपका ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक भी हो सकता है। कब ब्लॉक हो सकता है आइए देखते हैं। Blocking of e-way bill facility may be disabling a taxpayer from generation of the e-way bill. Blocking of GSTN for e-way bill generation would only be for the defaulting supplier, जो supplier default किया रिटर्न भरने में, अवश्य बात है, not for defaulting recipient और transporter, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टर डिफॉल्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना पार्ट भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिपेंट डिफॉल्टिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर सप्लायर डिफॉल्टिंग है तो उस केस में दिक्कत है। सस्पेंडेड जीएसटीएन कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर, तो एज सप्लायर बस इशू नहीं कर पाएगा, बट एज रिसिपिएंट अगर उसका इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड इज द रिसिपिएंट, तो इन दैट केस ही कैन जनरेट द ई-वे बिल इवन दो his e-way bill generation facility will be e-way bill generation facility is blocked, ठीक है। However, suspended GSTN can get the e-way bill generated as recipient or as transporter। तो अगर recipient और transporter है तो वो e-way bill generate कर सकता है अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो, जैसा भी केस है। लेकिन अगर सप्लायर है तो वो नहीं कर सकता अगर वो
कंप्लाई नहीं किया एक्ट और उसका ई वे बिल अब ब्लॉक हो गया है, ठीक है। No person including a consignor, consignee, transporter and e-commerce operator or agency shall be allowed to furnish the information in Part A of Form GST W01 in respect of any outward movement of good of a registered person who, अब समझिए, बोला गया ठीक है इशू तो कर सकता है, पर कोई इंसान, कोई भी इंसान, चाहे वो कंसाइनर हो, चाहे कंसाइनी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो, चाहे कोई एजेंसी हो, वो पार्ट ए नहीं भरेगा किसके भी आप पे। कोई भी आउटवर्ड सप्लाई उस पर्सन के द्वारा जिसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स नहीं पे किया है, कब, 2 पीरियड का, 2 क्वार्टर का, मतलब 6 मंथ का, ठीक है। अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया है, उस केस में कोई भी हो, चाहे रिसिपिएंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे कंसाइनर हो, चाहे कंसाइनी हो, उस पर्सन का पार्ट ए का डिटेल नहीं बनेगा, ठीक है। उस पर्सन के गुड्स के मूवमेंट का डिटेल नहीं भरेगा, ये कहना चाह रहा है, समझ गए। उसका ब्लॉक भी है और वो उसको भरने से रोक दिया गया है, नहीं समझे। No person, including a consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, co-agency, shall be allowed to furnish the information in Part A. Part A में क्या क्या भराता है? Supplier detail, recipient detail, value of supply, rate of tax, place of supply, time of supply, उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो Part A, information in Part A, in respect of any outward movement of good of a registered person who नॉट पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर इस पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स नहीं पे किया है तो आप एज अ ट्रांसपोर्टर मान लेते हैं, आप एज अ ट्रांसपोर्टर अलाउ नहीं है आपको कि आप पार्ट ए में डिटेल भरे उसके लिए। समझ में आ गया। Being a person paying tax under regular scheme has not furnished the return for a consecutive period of 2 tax period, ठीक है। अगर रेगुलर स्कीम का बात करें तो उसने टैक्स नहीं पे किया गया 2 टैक्स पीरियड के लिए, मतलब 2 मंथ के लिए, इन शॉर्ट, समझ गए। Being a person paying tax under regular scheme has not furnished just year 1 for any 2 month or quarter. क्वार्टर किसके लिए? QRMP, सॉरी जस्ट ईयर 1 तो क्वार्टर में आएगा नहीं, 2 मंथ और क्वार्टर एज द केस में भी। अगर हमने जस्ट ईयर 1 नहीं भरा है 2 महीने का तो उस केस में भी आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। Being a person whose registration has been suspended under provision of Rule 21, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो ई वे बिल भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। However, Commissioner may on receipt of an application from registered person prescribed form on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing by order in prescribed form allow further information Part A of Form GST WB01 subject to prescribed condition and restriction, and order rejecting said request shall not be passed without giving the said person reasonable opportunity of being heard. Permission granted or rejected by the Commissioner of State or Commissioner of Union Territory tax shall be deemed to be granted or as the case rejected by the Commissioner. कहने का मतलब कि आपको पार्ट ए भरना अलाउ कर सकता है अगर आप राइटिंग में लिख के दे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? It may be noted that the expression transported by railway, transportation of good by railway, transportation of good by rail, and movement of good by rail used in provision of discussed above does not include cases where leasing of parcel space by railway take place. अब ये क्या है? ये सब चीज जो था इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये सब तो नॉर्मल था, पर आपने क्या किया, ट्रेन रेलवे एक सर्विस देती है, ठीक है, उसमें क्या देती है कि ये 2 बॉगी है तो ये 2 बॉगी आप भाड़े पे ले लो और आप कुछ भी मूव करो, इस केस में ई वे बिल चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपने रेल, इसमें सर्विस क्या है, इसमें सर्विस आपको दिया जा रहा है स्पेस का, स्टोरेज स्पेस का, ठीक है। सर्विस यहाँ रेलवे आपको दे रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन तो आप कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर आप हो, रेलवे नहीं है, तो वही चीज़ करा। जब रेलवे ट्रांसपोर्टर था तब तो कोई ज़रूरत नहीं था कि रेलवे ये भी जनरेट करे, तो कौन करता था? सप्लायर या रिसिपिएंट को करना करे अपना जनरेट, रेलवे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने लीज कर लिया है, स्पेस ही लीज किया है, तो यहाँ सर्विस क्या है? यहाँ सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस दे रहा है हायरिंग ऑफ स्पेस, लीजिंग ऑफ स्पेस, ठीक है, हायरिंग ऑफ स्पेस नहीं, लीजिंग ऑफ स्पेस, तो उस केस में ई वे बिल चाहिए होगा।
Mr. A, a registered person paying tax under regular scheme in Delhi, has not filed GSTR1 for last 2 months. Mr. B, Haryana, want to generate an e-way bill for the good to be supplied to Mr. A. ठीक है, मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन था, वो रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करा दिल्ली में, उसने GSTR1 नहीं भरा 2 महीने का। मिस्टर बी हरियाणा का है, वो चाहता है ई-वे बिल जनरेट करना जो गुड सप्लाई कर रहा है ए को। ठीक है, There will be no restriction generating e-way bill for Mr. B, who is making outward movement of अवश्य बात है, Mr. B उस केस में e-way bill generate कर सकता है। Mr. A want to generate an e-way bill in respect of an outward supply of goods to Mr. H. e-way generation is blocked. इस केस में Mr. A नहीं कर पाएगा, उसका तो ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि उसने GSTR1 2 महीने का नहीं भरा है, तो मिस्टर ए का ब्लॉक है। लेकिन मिस्टर बी एज अ रिसिपिएंट था यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, हाँ मिस्टर बी यहाँ पे रिसिपिएंट था, तो मिस्टर बी इशू कर सकता है, नो डाउट। मिस्टर ए का कर नहीं सकता, तो मिस्टर बी इशू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ए चाहे इशू करना इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड, 2 वाली था गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड तो मिस्टर एच, e-way bill generation is blocked in that case. In this case, as it is an outward movement of good of Mr. A, who has not filed form GSTR1 for the past 2 months. समझ गए? तो ये जो ब्लॉकिंग का सिस्टम है ना, ये सप्लायर पे था, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप रिसिपिएंट हैं तो आप इशू कर सकते हैं। जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब यहाँ पे क्या है, कंसाइनी रिसिपिएंट टैक्स पेयर स्टोरिंग गुड इन ट्रांसपोर्टर गोडाउन, ट्रांसपोर्टर गोदाम में ही सामान रख ले। ठीक है, ये गोदाम में यहीं पे सामान रख ले। तो इस केस में एक कुछ कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस क्या है, जनरली टेक्सटाइल ट्रेडर यूज ट्रांसपोर्टर गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ देयर गुड ड्यू टू देयर वीक फाइनेंशियल कंडीशन। अब उसके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो वहीं पे सामान रखे रहता है। द ट्रांसपोर्टर टेक डिलीवरी ऑफ द गुड एंड टेम्पोररली स्टोर देम इन हिज वेयर हाउस और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन of the good till the consignee recipient taxpayer premises. In this case खाली एक responsibility है, जो recipient taxpayer has to declare transporter godown as the additional place of business. ठीक है, समझ में आ गया? ये जो है recipient, इसको इस जगह को additional place of business डिक्लेयर करना है, बस यही कहा गया है। ये सप्लायर है, इसके पास पैसा नहीं है जगह का, तो ट्रांसपोर्टर गोदाम में सामान रखे रहता है और यहीं से यहाँ भेज देता है। तो इस केस में जो रिसिपिएंट है उसको इस जगह को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ई-वे बिल रिक्वायरमेंट, द गुड इन मूवमेंट इंक्लूडिंग व्हेन दे आर स्टोर्ड इन ट्रांसपोर्टर गोदाम even if the godown located in the recipient taxpayer city town, prior delivery shall always be accompanied by a valid e-way bill. The transportation under the e-way bill shall be deemed to be concluded once the good have reached the transporter godown. Recipient taxpayer additional place of business, hence e-way bill validity in such case will not be required to be extended. Further, whenever the good move from the transporter godown to the recipient taxpayer, any other principal place of business, a valid e-way bill shall be required. ठीक है, नहीं समझे? ये जो था, इसने सामान मंगाया इससे, अब बोला यही रख लो, तो इस जगह को इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ के मूवमेंट के लिए चाहिए ई-वे बिल, यहाँ पहुँच गया, काम खत्म। पर यहाँ से अगर यहाँ दोबारा लाया वो, तो फिर एक और ई-वे बिल चाहिए। ठीक है, तो बस खत्म करते हैं।